हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ के ऊपर। एज यू ऑल नो, आपका चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। एंड इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी कि स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ के ऊपर कैसे होता है। आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस और भी ढेर सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 3 से डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ में अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की। और हियर आई एम सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, वेलकमिंग ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे और आपको सारी चीजें क्लियर हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे की चीजों को समझ पाएंगे। सो देखो, बेसिकली इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, कि जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमको देखने को मिलता है। सो आप बोलोगे कि वो पर्सन बड़ा ही परेशान रहता है, वो पूरे टाइम टेंशन में रहता है, वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, वो खाना पीने पे ध्यान नहीं देता, अच्छे से अपनी डाइट नहीं प्रॉपरली लेता है, सोता नहीं है प्रॉपरली, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, या शांत रहना उसको पसंद होता है। हम इन चीज़ों की बात करते हैं। तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स दैट आर फिजियोलॉजिकल इन नेचर, जो फिजिकली हमको देखने को मिलते हैं, इवन उसकी हेल्थ के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, उन चीज़ों की हम बात करते हैं। बट देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस जो कि इंटरनल होते हैं, या जो एक स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल के अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं। जैसे मान लो मुझे स्ट्रेस है, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मेरे बाहर ही बाहर दिख रही हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर फील कर रही हूँ, या जो मुझे ही सिर्फ और सिर्फ फील हो रहे हैं। दीज आर ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सो उन इनसाइड स्ट्रेस की हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली दीज आर दी 4 मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस दैट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस्ड स्टेट, एंड दीज आर इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। मतलब ये है कि जो इफेक्ट्स होते हैं ना स्ट्रेस के, वो जो नॉर्मली हमको दिख रहे होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। बट कुछ इफेक्ट्स वो भी होते हैं जो एक पर्सन के अंदर ही अंदर हो रहे हैं, उसकी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, उसके माइंड पर हो रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे। उन स्ट्रेस की, उन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस की बात हम आज करेंगे कि वो कैसे इफेक्ट करते हैं एक पर्सन की लाइफ को। क्लियर? सो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग हियर व्हाट इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसके अंदर हम 4 मेजर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, या मेजर इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। सो ये आप भी नोट कर लो, इसको फ्लो चार्ट वगैरह बना लो, सो आपको अच्छे से आगे का समझ में आता जाएगा। नोट्स हम साथ साथ में बनाते जाएंगे, ठीक है। सो 4 मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस वी आर डिस्कसिंग हियर। मैं भी इसका एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, सो 4 मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, और मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं इंटरनल, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी है कि उस पर्सन के अंदर ही अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। सो नंबर 1 वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल, सेकंड फिजियोलॉजिकल, ओके। अब हम मेजर इफेक्ट्स ही पढ़ रहे हैं ना, एज अ पूरा होल डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही लिखो इसको यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। तो इन 4 की बात जो है हम यहाँ पर करेंगे। फाइन, क्लियर? थोड़ा और अच्छे से इसको ड्रॉ कर देते हैं, बेटर। फाइन, अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और इनके जो भी पॉइंट्स होंगे उनको यहां पर हम नोट डाउन करेंगे। ओके, सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस की। सो इमोशनल इफेक्ट्स में आप क्या समझते हो इमोशन से, कि जहाँ पर हमारी जो भी चीज़ों को हम फील कर रहे हैं, जो भी चीज़ों की हम मतलब इमोशंस कहीं ना कहीं वो होते हैं ना, जो भी हम फील कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सैडनेस, एंग्री,
और लव, ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस के अंदर आती हैं जो हम ऐसे ऊपर ऊपर जानते हैं चीज़ों के बारे में। मतलब ये है कि जब मैं इमोशन की बात करती हूँ तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में स्ट्राइक करती हैं, बट व्हेन वी गो डीप डाउन इनसाइड तब हमको समझ में आता है कि किस तरह से ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। सो एक स्ट्रेस्ड पर्सन को इमोशनल इफेक्ट्स कैसे होंगे ये हम देखेंगे। क्लियर? इसके अंदर एक टॉपिक दिया है आपकी बुक के अंदर, एग्जामिनेशन एंजाइटी, बॉक्स 3.2 में, जो कि अगेन रिलेटेड है इमोशनल इफेक्ट से। इसको हम एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डील करेंगे, बट यहां पर अभी इन चीजों को समझते हैं। क्लियर? देखो, those who suffer from stress are far more likely to experience mood swings and show erratic behavior that may alienate them from family and friends. जिन भी लोगों को स्ट्रेस होता है, मैं एक एग्जांपल मान के चलती हूँ कि एक्स पर्सन है जिसको स्ट्रेस है। अब एक्स पर्सन को स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे। कभी वो सोचेगा भी कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा सा एंजॉय कर लेता, तो कहीं ना कहीं उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं एक अपने आइसोलेटेड स्पेस में ही रहना उसको पसंद करे, मतलब रहेगा कि मैं अकेले ही रहता हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो एक थॉट्स होते हैं ना जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है वो बार बार उसके माइंड में स्ट्राइक करते रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने की वजह से इस तरह के इराटिक बिहेवियर जहाँ पे वो लोगों से अलग होता जा रहा है, उसकी वजह से वो अपने फैमिली और फ्रेंड से भी दूर होता चला जाएगा। In some cases, this can start a vicious circle of decreasing confidence, leading to more serious emotional problems. कुछ कुछ केसेस में इसकी वजह से एक पूरा विशियस सर्कल स्टार्ट होता है जहां पर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस कम होता जाता है एक पर्सन का। जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है उसको और सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे क्या कही कि जब भी किसी पर्सन को स्ट्रेस होगा तो इमोशनली वो उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है, कि सबसे पहली चीज तो ये कि उसके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अच्छा तो उसको बहुत कम ही टाइम पे लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज थिंकिंग समथिंग नेगेटिव। फाइन, ज़्यादा चीज़ों में एंगेज नहीं हो पाता है ना। और साथ ही साथ में इसकी वजह से, क्योंकि वो अकेले रहना उसको पसंद होता है, आपने देखा होगा जो भी लोग स्ट्रेस्ड होते हैं ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं, शांति रहते हैं, फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता जाता है इन चीज़ों की वजह से। तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स फैमिली सबसे दूर होते चले जाते हैं, अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी के साथ साथ में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाता है। जब किसी पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाता है तो और सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। Some examples are feelings of anxiety and depression, increased physical tension, increased psychological tension and mood swings। जैसे इनमें से एक है एग्जामिनेशन एंजाइटी। मान लो आपके, मतलब मैं इसको अभी बिल्कुल ब्रीफ में बता रही हूँ, डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। मान लो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपने पढ़ा तो है साल भर, बट स्टिल हमको ऐसे ही लगता है कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब हमको ऐसा लग रहा है, मान लो आपके एग्जाम है 5 दिन बाद, मेरे एग्जाम है, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैंने साल भर पढ़ा तो है पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा है, इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पूरा कंप्लीट करूंगी, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या पता मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई या नहीं कर पाई, मेरे मार्क्स अगर बेकार आ गए तो मेरे फैमिली वाले मुझे क्या बोलेंगे, मेरे सिबलिंग्स के तो ज़्यादा मार्क्स आए थे तो उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन होगी लेकिन मेरे नहीं आ पाए तो मेरे फ्रेंड्स मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरे टीचर्स भी क्या बोलेंगे मेरे बारे में, फिर मुझे कोई अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अपनी आगे की पढ़ाई करूंगी। अब ये इतने सारे थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं। अब इतने थॉट्स अगर मैं दिन भर सोचती रहूंगी, रात भर सोचती रहूंगी और पढ़ाई नहीं करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। एक आध पेपर मेरा बुरा गया तो वो आगे के सारे फिर मेरे पेपर जो है वो मतलब बर्बादी हो जाएंगे, ठीक है, सारे चले जाएंगे, और मेरे को ऐसा बहुत ही एंग्जाइटी, एंशियस फीलिंग, और फिर मुझे थोड़ा डिप्रेस्ड भी फील होने लगेगा। फिर मैं धीरे धीरे करके किसी से बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरे एग्जाम जब अच्छे नहीं गए, मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं आ गया तो अल्टीमेटली ये लोग बाद में मुझे चिल्लाएंगे, तो बेटर है कि मैं इनसे बात ही ना करूँ। क्लियर? तो इस तरह के थॉट्स एक पर्सन के मन में आने लग जाते हैं, उसको डिप्रेशन फील होगा, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगेगी, मूड स्विंग्स करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इमोशनल इफेक्ट्स के अंदर हमको क्या एक चीज़ देखनी है कि मतलब मेजर पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर नोट कर दूँ तो देखो सबसे पहला क्या है, वी हैव टॉक्ड अबाउट मूड स्विंग्स, ओके। सेकेंड वी हैव टॉक्ड अबाउट लो कॉन्फिडेंस, और लो कॉन्फिडेंस की वजह से और भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे क्या क्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन।
अब वो टेंशन चाहे फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ये आपके याद करने के लिए भी इजी रहेगा, और आपको अगर ड्रॉ भी करना है, ये ऊपर वाला नहीं, बस ये इतना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी काम में आएंगी। दूसरी हम बात करें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? सो देखो, when the human body is placed under physical or psychological stress, it increases the production of certain hormones जैसे कि एड्रीनालाइन एंड कॉर्टिसोल। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है कि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, वो 2 जगह सिग्नल भेजता है ना, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भेजता है, दूसरा जो है वो दूसरे और मतलब जहाँ से कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज होते हैं वहाँ पर उसको सेंड कर देता है। क्लियर? तो क्या होता है जब भी हम किसी तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने पढ़ाई तो बहुत करी थी और लेकिन टेंशन आपको था थोड़ा सा एग्जाम का, तो जिस दिन आप एग्जाम देने गए और एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते से ही आपको थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन पेपर को देखते ही आपके पसीने छूटने लग गए, ठीक है, आपके हाथ बिल्कुल स्वेटी हो गए, सर एकदम भारी सा होने लग गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैंक काइंड ऑफ यू आर फीलिंग। सो ये जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम आ जाते हैं, तो जब भी हमारी बॉडी, हमारे माइंड किसी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है तो हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस मार्क्ड चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लेवल, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। जैसे ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई, इस एक टाइम पर अगर आप बिल्कुल ऐसे अंधेरा छा गया है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक फील करो, कहीं ना कहीं बीपी आपका लो हो गया है, ठीक है, या फिर एकदम हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत घबराहट फील हो रही है, एंशियस हो गए हो, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो जब भी ये प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी में, तो हमको फील होने लग जाते हैं। और ऑल्दो दिस फिजिकल रिएक्शन विल हेल्प अस टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली व्हेन वी आर अंडर प्रेशर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द बॉडी इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जाम हॉल वाला एग्जाम्पल दिया, इस एक सिचुएशन में आपको 5 मिनट लगेंगे काम होने में, आप थोड़ा सा हाथ ऐसे मलोगे वलोगे, थोड़ा पानी वानी पी लोगे, यू विल क्वाइट फील, थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए यू विल फील बेटर, और आप सोचोगे अरे यार टाइम नहीं है, इतना सोचती नहीं हूँ, जो कुछ तो भी आ रहा है थोड़ा बहुत भी है एटलीस्ट उसी को लिख लूँ, ठीक है। तो उस एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालोगे, ठीक है, उतने प्रेशर के अंदर वो क्या करेगा, पूरा काम कर लेगा, पूरा पेपर वेपर हो गया 3 घंटे का, ठीक है, तो इफेक्टिवली आपने फंक्शन तो कर लिया, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो हम काम कर लेते हैं इसके इफेक्ट्स हमको लॉन्ग टर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन एग्जाम देने गया, अब उसके साथ में ये सारी चीज़ें हो गई जो मैंने अभी आपको बताई, तो इसने क्या किया, इसने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो जो भी है अभी स्ट्रेस उसका क्या कर सकता हूँ, पानी वानी पी के इसने एग्जाम तो दे दिया, तो इसकी बॉडी में हार्मोन्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गए थे, इस टाइम पर इसको थोड़ा सा मे बी रेस्ट की ज़रूरत थी या थोड़ा बेटर फील करने की ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया और उस प्रेशर कंडीशन में काम कर लिया। तो हमको लगता था ऐसे, अब जैसे 3 घंटे बाद जब ये एग्जाम हॉल से निकलेगा इसको थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन एटलीस्ट इसको ये रहेगा चलो मैंने एग्जाम तो दे दिया, फाइन। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारी बॉडी फंक्शन तो कर लेती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स हमको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। जैसे कि examples of physiological effects are release of epinephrine or non-epinephrine, slowing down of the digestive system, expansion of air passages in the lungs, increased heart rate and constriction of blood vessels। मतलब एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन का रिलीज बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, एयर पैसेजेस लंग्स के अंदर एक्सपैंड कर जाते हैं, हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स थोड़े से स्क्वीज करने लग जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं, क्लियर। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में उस एक टाइम पर हमको ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा रेस्ट या थोड़ी चीज़ें ऐसी कर लें जहाँ पर हमारी बॉडी काम हो जाए, रिलैक्सड हो जाए, लेकिन अगर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बॉडी ने फंक्शन किया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। थर्ड यू हैव कॉग्निटिव इफेक्ट्स। तो इसके अंदर ये फिजियोलॉजिकल के अंदर नोट करो, क्या नोट करोगे, क्या होता है बॉडी के अंदर जब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं तो रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, क्लियर, ये याद रखना है। और जब बॉडी ऐसे में काम कर लेती है तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको लिखना है, तो एग्जांपल आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप कर लेना, क्लियर, याद रहेगा आपको। थर्ड है हमारा कॉग्निटिव एंड देन वी विल टॉक अबाउट बिहेवियरल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सो इफ प्रेशर्स इज ड्यू टू स्ट्रेस कंटिन्यू, वन में सफर फ्रॉम मेंटल ओवरलोड। अगर जो हमको स्ट्रेस हो रहा है किसी कारण की वजह से वो कंटिन्यू करता रहे,
तो मेंटल ओवरलोड हमको फील होने लग जाता है. लाइक दिस सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन रैपिडली कॉज इंडिविजुअल्स टू लूज देयर एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस. So faulty decisions made at home, in career or at workplace may lead to arguments, failure, financial loss or even loss of job. एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये एक्स पर्सन है, ये एक जगह पर जॉब करता है, ठीक है, और इसको फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 20,000 इसकी सैलरी है. ओके, इसकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं और ये अकेला पर्सन है जो कि अर्न करता है. ठीक है, एक्स पर्सन अकेला पर्सन है जो अपनी फैमिली में अर्न करता है. इसके अलावा एक्स के साथ साथ में एक्स की वाइफ है, एक्स के 2 बच्चे हैं जो दोनों स्कूल जाते हैं. मान लो इनका नाम मैं वाई और जेड रख दूं. और एक्स की ओल्ड मदर है. ठीक है, तो अब ओल्ड मदर की मेडिसिन वगैरह लगती हैं, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा लगता है, वाइफ घर में और भी सारे काम करती है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए ही है. और एक्स जो है डेली जॉब वॉब करने जाता है तो उसके लिए उसको कन्वीनियंस का पैसा चाहिए. अब जैसे तैसे करके इसको एक जॉब मिली. ठीक है, इसको जॉब की सख्त ज़रूरत थी तो इसने 20,000 की एक जॉब मिली, इसने वो जॉब को कर लिया. थोड़ा बहुत इसका घर जैसे तैसे करके एडजस्ट हो रहा था, जैसे तैसे काम चल रहा था, छोटे अभी बच्चे हैं उसके. ठीक है, अब मान लो कि एक दिन इसके मैनेजर ने इसको बुलाया और उसको बोला कि देखो अब तुमको मैं जॉब पे नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन मिल गया है, तो तुमको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी. और उसको 15 डेज़ का टाइम दे दिया कि 15 डेज़ के अंदर आप नई जॉब देख लो. अब भैया ये पर्सन बहुत परेशान, इसने कहा अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो ये सारा काम कैसे चलेगा. तो उसने कहा ठीक है, मैं अब उसको प्रेशर, ठीक है, कि अब मेरे को जॉब कहाँ मिलेगी, 15 दिन के अंदर मुझे कौन जॉब देगा, आज के टाइम में जॉब ढूंढना इतना मुश्किल है. तो उसने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह दिया, बहुत सारी कंपनीज में नहीं मिला उसको. अब बहुत ही प्रेशर वाली कंडीशन के अंदर डेली काम करता है, लेकिन साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें दिमाग में मतलब बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं कि भाई अभी जॉब भी ढूंढनी है, जॉब भी देखना है, ये सारा कुछ चल रहा है. अब एक जगह पर ये गया जहाँ पर इसको जॉब मिली. ठीक है, और वहाँ पर इसको बोला गया कि हम आपको जॉब दे देंगे, सेम 20,000 पे ही देंगे, लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल ये काम करता है सुबह 10 से 6. यहाँ पर उन्होंने बोला आपको सुबह 8 बजे आना होगा और रात के 9 बजे आपको जाना होगा. तो वर्क आवर्स बढ़ा दिए लेकिन पे उतना ही है, कम पे है. अब इसको जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, घर नहीं चल रहा था, सारी चीज़ें थी, तो उसने जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिया. उसने कहा ठीक है मैं तो कर लूँगा जॉब. बाद में पता चला कि ये जो जॉब वो इस टाइम पे कर रहा है वो किसी तरीके का इल्लीगल काम है, जो उसको नहीं पता था, उसकी कंपनी ने उसको नहीं बताया, लेकिन एक तरह का इल्लीगल काम है. क्लियर. तो अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है. मेंटल ओवरलोड हो गया. पहले जॉब की टेंशन थी, जॉब मिली तो अब इतने घंटे काम करना, इंसान थक जाता. उसके बाद में उसका काम भी इल्लीगल निकला, तो मतलब वापस से जॉब तो छूटेगी, वो तो एक अलग ही बात है कि ये वाली जॉब भी छोड़नी पड़ेगी. दूसरी तरफ अगर कोई केस हो गया तो उसमें अलग फंस जाऊंगा. फाइन. इस तरह के चेंजेस जब हमारी लाइफ में आते हैं या किसी भी तरह का चेंज हमारी लाइफ में आता है जिसमें हमको प्रेशर होते ही जा रहा, होते ही जा रहा, होते ही जा रहा, मेंटल ओवरलोड बढ़ता जा रहा है, हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस उस टाइम पर नहीं ले पाते हैं. अगर इस पर्सन को प्रेशर नहीं होता और मान लो इसकी कंपनी इसको बोलती कि आपके पास में 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ में आप कोई न्यू जॉब ढूंढ लो, ये जॉब ढूंढता. ठीक है, 2 मंथ का टाइम थोड़ा सफिशिएंट होता है. इसने जॉब वगैरह ढूंढी और इसको कहीं पर मिल जाती, तो अगर इसके पास में ढेर सारे ऑप्शंस होते तो शायद वो इस एक जॉब को एकदम से ऑप्ट नहीं करता, उसके बारे में थोड़ा सा सोचता, कोई नई चीज़ों के बारे में भी सोचता. क्लियर. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस कंटिन्यू होता जाता है, मेंटल ओवरलोड होता है, हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, अच्छे से काम नहीं कर पाते. जब अच्छे डिसीजंस नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली हमको लाइफ में फेलियर, फाइनेंशियल लॉस, इवन लॉस ऑफ जॉब, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर होती चली जाती हैं अगर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो. Cognitive effects of stress are poor concentration, reduced short-term memory capacity. कॉग्निटिव इफेक्ट्स जो होते हैं स्ट्रेस के, मतलब जब वो ओवरलोड प्रेशर बढ़ता चला जाता है तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और साथ ही साथ में हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे जाती रहती है, जैसे मेरी होती जा रही है. ठीक है, मतलब ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भूलते जाते हैं. क्लियर. कोई काम आपसे कहा गया 5 मिनट बाद भूल जाओगे, अच्छा क्या करना था. कोई भी काम आप कर, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ना, जो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखती है कि हाँ थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ आपकी ड्यूरेशन में रहेगी. छोटी छोटी चीज़ इन द सेंस ये नहीं कि कोई सॉन्ग रिमेंबर करना, मतलब वो थोड़े टाइम तक आपके मेमोरी में रहती है लेकिन आप उसे भी भूलने लग जाते हो. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. क्लियर. इसके अंदर क्या लिखोगे, मेंटल
ओवरलोड ड्यू टू प्रेशर और स्ट्रेस कंटिन्यू, ठीक है। और इसके अंदर क्या सारी चीजें होती हैं, सो मैं यहां पर लिख दे रही हूं, हाँ, पुअर कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। क्लियर, नोट कर लोगे ये सारा कुछ, दिख रहा है ना अच्छे से? फाइन। तो इस तरह से, मतलब देखो मेरे पास में स्पेस नहीं है तो मैं इधर आजू बाजू में कहीं भी लिखती रहती हूँ, आप लोग अच्छे से प्रॉपरली उसको पूरा फ्रेम करना। फाइन। तो ये होता है कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। लास्ट यू हैव इज बिहेवियरल इफेक्ट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो, स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, increasing intake of stimulants such as caffeine, excessive consumption of cigarettes, alcohol and other drugs such as tranquilizers etc. Behavioral effects of stress का मतलब वो होता है वो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस जो हमारे बिहेवियर में देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे बिहेवियर में स्ट्रेस के क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि हम लेस न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, ठीक है, खाना पीना अच्छे से नहीं खाते, जो भी ऐसी जंक सा मिला तो थोड़ा बहुत उसको खा लिया। कैफीन बहुत ज़्यादा लेने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगेंगे, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करने लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगेगा, कोई ड्रग्स लेने लग जाएगा, ठीक है, कि ड्रग मतलब ये वो होता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो ये सारी चीज़ें पर्सन लेने लग जाता है। ट्रांसकुलर्स कैन बी एडिक्टिव एंड हैव साइड इफेक्ट्स। अब ट्रांसकुलर अगर कोई पर्सन ले रहा है तो ये एडिक्टिव होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, डिजीनेस लगती रहेगी, पूरे टाइम ऐसे नशे नशे में रहोगे, ठीक है, और साथ ही साथ में किसी के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, किसी के साथ में बातचीत इंटरेक्शन ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी काम पे, कोई ग्रुप वर्क है तो उसमें पार्टिसिपेट, मतलब उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। Some of the typical behavioral effects of stress seen are disrupted sleep patterns, increased absenteeism and reduced work performance. तो जैसे कि इसके कुछ इफेक्ट जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे नींद नहीं आती, कहीं पर आपकी मतलब बहुत टाइम तक आप अकेले अकेले ही रहते हो, तो जैसे मान लो कोई फैमिली फंक्शन है तो आप वहाँ नहीं जाओगे, कहीं पर कोई पार्टी हो रही तो आप वहाँ पर नहीं जाओगे, आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आ रहे तो आप वहाँ पर नहीं रहोगे, धीरे धीरे करके आप चीज़ों से दूर होना स्टार्ट कर देते हो। और वर्क परफॉर्मेंस भी इस एक टाइम पीरियड में अच्छे से नहीं चलती, मतलब आप अच्छा काम नहीं करते हो। सो इस तरीके से जो बिहेवियरल इफेक्ट्स होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, जैसे लेस न्यूट्रिशियस डाइट लिख दूं या फूड, ठीक है, अल्कोहल, स्मोकिंग या ट्रांसक्यूलर्स, ठीक है। इसके बाद में इसकी वजह से क्या क्या होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करना, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया, ये पुअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इसके अलावा हमने और क्या इफेक्ट्स देखे बिहेवियर में, सो जैसे कि अभी फूड की हमने बात करी, ये सारी बात करी, एब्सेंटिज्म, रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस, स्लीप पैटर्न्स, तो ये भी आप लिख लो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, जैसे वर्क परफॉर्मेंस, स्लीप पैटर्न्स, एब्सेंटिज्म इंक्रीज। क्लियर, ये पूरा नोट कर लोगे, अच्छे से इसका फ्लो चार्ट बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस बताओ, तो एटलीस्ट आप उस एक चीज को पूरा फ्लो चार्ट के साथ ड्रॉ करके फिर एक्सप्लेन कर पाओ। क्लियर, यहां तक क्लियर है कि इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस कैसे कैसे होते हैं। तो बेसिकली ये एक चीज है कि जब भी किसी पर्सन को स्ट्रेस होगा तो उसके अलग अलग इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। कुछ मेजर इफेक्ट्स जैसे कि उसके इमोशंस पे, तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने इमोशंस को भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे, दैट मीन्स आपके अंदर इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दोनों इंटेलिजेंस आपकी लैग करते जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे चीज़ों में, एंग्जाइटी होने लग जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। फाइन, जब किसी पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो वो कोई चीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो भी नहीं कर पाता, ठीक है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाता अपनी लाइफ में। फिजियोलॉजिकल ऐसे हो गया कि कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करेंगे जिनके सीवियर इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम उनको टाइम पे टैकल ना करें तो। कॉग्निटिव ऐसा हो गया कि मेंटल ओवरलोड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जाएगी। अगर मान लो मैं आपको कोई काम दे दूँ ना कि 10 दिन तक
आपको रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना है और मैं आपको अलग अलग काम दे दूं, उस बीच में आपको आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा बस, और उस आधे घंटे में आपको खाना खाना है और सोना है, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एक पूरा स्केड्यूल बना के दे दिया। अब ये लगातार जब 10 दिन तक आप करोगे ना, रोज सुबह 6 बजे आपको पहुंचना है ऑफिस मान लो, और रात के 9 बजे आपको घर जाना है, क्लियर। तो इस एक पूरे स्केड्यूल के बीच में आपको कुछ मतलब मेंटल ओवरलोड बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ऐसा होता चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को हम भूलने लग जाते हैं। फाइन, इसी के साथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कहीं पर एक जगह अच्छे से। बिहेवियर में फिर हमारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जब हमको स्ट्रेस हो जाएगा तो अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, अच्छे से किसी चीज़ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में पता है, बट अभी यहाँ पर आपको अच्छे से पूरे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो इस एक चीज़ को आपको नोट करना है, एंड आई होप सो कि साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर क्या क्या स्ट्रेस के इफेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया है। फाइन, इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं, और हेल्थ जो हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है, देखो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। तो अब हेल्थ वाले डायमेंशन को देखते हैं कि हेल्थ के ऊपर क्या क्या सारे इफेक्ट्स होते हैं। सो यू मस्ट हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, मे बी इंक्लूडिंग योर सेल्फ एज वेल, फॉल सिक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। बहुत बार आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, चाहे आपके फ्रेंड्स के अंदर आपने ये चीज़ देखी हो या आपने अपने अंदर देखी हो, कि एग्जाम टाइम में ज़्यादातर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग नाटक करते हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो तबीयत है ना वो खराब हो जाती है, ठीक है। हेल्थ जो है उनकी वो मतलब उनके साथ में कोप अप नहीं कर पाते, सिक हो जाते हैं। दे सफ़र फ्रॉम स्टमक अपसेट। क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो जैसे स्टमक अपसेट हो गया, बॉडी एक, बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, नोजिया, सर्दी, डायरिया, फीवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब आपने देखा होगा, ये चीज़ एक नोटिस की होगी कि पीपल हु आर अनहैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ फॉल सिक मोर ऑफन देन दोज हु आर हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। जो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा दुखी होते हैं, ठीक है, या जो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, और जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, खुश रहते हैं, वो उतने ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। ये सबके साथ में नहीं है, बट इन जनरल हम बात कर रहे हैं, इन जनरल, ठीक है, कि आउट ऑफ 100 85 लोगों के साथ में ऐसे ही होता होगा। Chronic daily stress can divert an individual's attention from caring for herself or himself. अगर आपको किसी चीज़ का डेली कोई स्ट्रेस आप फील करते हो, तो आपका अटेंशन अपने आप की केयरिंग से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। When stress is prolonged, it affects physical health and impairs psychological functioning. जब स्ट्रेस लंबे समय तक चलता रहता है तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, इन चीज़ों को भी अफेक्ट करने लग जाता है। मतलब जब भी हम बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो हमारी तबीयत ख़राब होगी। वहीं अगर हम अच्छे रहते हैं तो हमारी तबीयत उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। एग्ज़ाम टाइम में भी हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल्स सिक। अब अगर वो स्ट्रेस आपको डेली हो रहा है या बहुत ही लंबे समय तक वो स्ट्रेस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर स्ट्रेस हमको बहुत, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लो ना, आपकी ईटिंग हैबिट्स में चेंज हो जाता है, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स में चेंज हो जाता है ना। तो ये अल्टीमेटली दिखाता है ना, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। फाइन, आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेन को खाना पानी नहीं मिलेगा। तो so people experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and constraints are too high and little support is available from family and friends. अब देखो, जब लोगों को ऐसा लगता है, मतलब वो और ज़्यादा एग्जॉस्टेड या और ज़्यादा उनको एटीट्यूडनल प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस की जो डिमांड्स हैं वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा हो, या फिर कॉन्स्ट्रेंट्स जो उनके ऊपर लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि किसी पर्सन को स्ट्रेस है, वो अपनी उन चीज़ों को बोल नहीं पा रहा है, या बोलता है तो सामने वाला उसी को ही नेगेटिव बोलता है या उसी को ही गलत ठहरा देता है। ऐसे टाइम में और ज़्यादा हम एग्जॉस्टेड, और ज़्यादा हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, और ज़्यादा हम स्ट्रेस को फील करते हैं। और जब फैमिली फ्रेंड्स से सपोर्ट बहुत ही कम हो, जब वो आपकी चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमको क्रॉनिक फटीग, वीकनेस, एनर्जी लो, ये सारी चीज़ें फील होती हैं। और जो मेंटल एग्जॉशन है वो किस फॉर्म में हमको आता है, जैसे हमको इरिटेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है कोई भी हमारे साथ में नहीं है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हैं, कोई भी कभी हमारा साथ नहीं देगा, इस तरह के थॉट्स मन में आने लग जाते हैं। तो बिल्कुल होपलेस और हेल्पलेस जो है, ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं। तो जब भी स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो कब कब होगा,
जब फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट नहीं है और अल्टीमेटली डिमांड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा हैं, और इसका रिजल्ट हमको कैसे देखने को मिलेगा कि हमको फटीग, एनर्जी लो, ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, और मेंटली हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और हेल्पलेस ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं. So this state of physical, emotional and psychological exhaustion is known as burnout. इस तरह का जो फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एग्जॉशन हम फील करते हैं, बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील नहीं होता कि बस अब बहुत हो गया, अब बस बिल्कुल थक गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए, और बिल्कुल मतलब बहुत ही लो ऑन एनर्जी जब हम फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ बर्नआउट. तो वो इमोशनली भी हो रहा है, फिजिकली भी हो रहा है, साइकोलॉजिकली भी हो रहा है, एंड ये सारी चीज़ें एक साथ में मिलकर जब हमको मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हम फील करते हैं, इस एक सिचुएशन को बोला जाता है बर्नआउट. There is also convincing evidence to show that stress can produce changes in the immune system and increase the chances of someone becoming ill. तो कुछ और भी एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बार बीमार भी पड़ जाते हैं. तो जैसे मान लो किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता जाता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब किसी पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में जस्ट एडमिट है और वो उसको समझ में नहीं आ रहा, उसकी और ज़्यादा हेल्थ बिगड़ती ही चली जा रही, तो ऐसे में क्या कहा जाता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो, आप ज़्यादा सोचो मत, आप जितना रिलैक्स रहोगे, जितना फ्री रहोगे, आप उतनी जल्दी रिकवर करोगे. लेकिन अगर आप टेंशन लेते जाओगे तो आप और ज़्यादा कमज़ोर होते जाओगे. सो दैट इज़ रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम, कि जब किसी को स्ट्रेस होता है तो उसका इम्यून सिस्टम लो होता जाता है या उसका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा बीमार होते जाते हैं. क्लियर? तो हमको अगर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है तो हमको स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा. फाइन. सो स्ट्रेस हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, हाई बीपी, एज वेल एज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग अल्सर्स, अस्थमा, एलर्जीज एंड हेडेक्स. तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, साथ ही साथ में कुछ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, किसी को अल्सर हो गया, किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को एलर्जी हो रही है, सर में हमेशा दर्द बना रहता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. Researchers estimate that stress plays an important role in 50 to 70% of all physical illness. ज़्यादातर फिजिकल इलनेस में 50 से 75% रोल आज के टाइम में हम स्ट्रेस का ही देख रहे हैं. और स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि 60% जो मेडिकल विजिट्स हैं वो मेनली स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स की वजह से लोगों को हो रही हैं. तो मतलब ये कि अगर किसी पर्सन को फिजिकल इलनेस है तो उसमें 50 to 75% जो लोग हैं वो स्ट्रेस्ड पर्सन्स हैं. और जितने भी लोग मेडिकल विजिट्स पे जा रहे हैं, मतलब डॉक्टर को दिखाने वगैरह जाते हैं कि हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है, या हमको नींद नहीं आती है, या हमारे सर में दर्द बना हुआ है, या हमको अस्थमा हो रहा है, कोई भी चीज़, तो उसमें 60% लोग स्ट्रेस सिम्टम्स ही दिखाते हैं कि मतलब उनको स्ट्रेस था इसलिए उनको ये सारी चीज़ें हो रही हैं. इवन आज के टाइम में लाइफ स्केड्यूल इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हमको अपने ही लिए टाइम नहीं मिलता. और मोस्ट ऑफ दी पीपल टुडे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड. चाहे एक छोटे से बच्चे से लेके आप बड़े तक देखो, एक छोटा सा बच्चा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, डिफरेंट स्टेजेस में भी हमको कैसे स्ट्रेस होता है. कि छोटे से जब बच्चे होते हो आप, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी को, ठीक है. और जैसे मान लो कल को मेहमान ही आ गए, मम्मी ने मेहमानों के सामने बोल दिया पोयम सुना, अब बच्चे का मन नहीं हो रहा सुनाने का, ठीक है, लेकिन उसको प्रेशर दिया जा रहा है, सुना नहीं तो आज तुझे मार पड़ेगी, या सुनाओ पोयम, या तुमको टॉफी दिया जाएगा, किसी भी तरीके से, ठीक है. तो वहाँ पे एक उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दिया जाता है. जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, ये अच्छे परसेंटेज लेकर आएगा, और हमारा बेटा जो है वो शर्मा जी के बेटे से भी ज़्यादा परसेंटेज लेके आएगा, या हमारी बेटी जो है वो शर्मा जी की लड़की से भी ज़्यादा परसेंटेज लेके आएगी. नो ऑफेंस टू एनी शर्मा, ठीक है, बट ये इस तरह से चलता है ना कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है. जब बच्चों के साथ में कंपैरिजन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी होती है ना. जब ऐसे होता है ना कि उसके बच्चे को देखो वो तो ऐसे कर रहा है और तुम ऐसे कर रहे हो, ये जब कंपैरिजन का एक लेवल आता है तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस को फील करते हैं. जब फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं हो, जैसे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है या सिबलिंग्स के साथ में अच्छी नहीं बन रही है, तब भी स्ट्रेस होता है. जब आपको आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बोलते हो, उसके लिए कमेंट किया जाता है, तब भी लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है. तो वो धीरे धीरे होता है स्ट्रेस, लेकिन होता है. जब आप टीन एज में आ जाते हो तब आपसे और एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप थोड़े से बड़े हो गए, आप उस टाइप के डिसीजंस लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी वाला फेज है. और टीन एज तो कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेज होती है ये हम सब जानते हैं. फाइन.
अब इवन अभी आप लोग टीन एज में ही हो, फिर करियर को लेके टेंशन, जॉब को लेके टेंशन, शादी को लेके टेंशन, तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी पूरे टाइम ही चलती रहती है। द ओनली थिंग इज कोपिंग मैकेनिज्म, आप कैसे उस स्ट्रेस के साथ में कोप अप कर रहे हो। अगर आप कोप अप कर लेते हो, वेल एंड गुड फॉर यू। अगर आप कोप अप नहीं कर पाते हो, नॉट गुड फॉर यू। क्लियर? क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगी तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, और स्ट्रेस इज नॉट अ गुड स्टेट, है ना। स्ट्रेस अच्छा नहीं है, एक ही स्ट्रेस है जो कि अच्छा है, एंड दैट इज वन एंड ओनली व्हाट, यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पुश करता है। जैसे कि एग्जाम्स आ रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा वो जो एक डर लगता है, थोड़ी सी वो जो टेंशन होती है कि एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई नहीं हुई, दैट इज योर स्ट्रेस, दैट इज गुड फॉर यू। क्योंकि अगर उतना भी टेंशन नहीं लोगे तो पढ़ाई ही नहीं करोगे शायद। क्लियर? तो ओनली स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर अस इज यू स्ट्रेस, इसके अलावा स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर अस। क्लियर? तो हमको क्या करना है, उसके साथ में कोप अप करना है। आई होप सो इस लेक्चर में मैंने आपको जितनी चीजें एक्सप्लेन करी कि मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं, तो इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, सब हमने डिस्कस किया। हेल्थ के साथ में कैसे स्ट्रेस अफेक्ट करता है, ये एक चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके साथ में क्या क्या और भी कुछ स्टडीज़ और कैसे कैसे ये अफेक्ट करेगा हेल्थ को, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स। तो कुछ कुछ आई होप सो नोट्स आपने भी बनाए होंगे। मतलब मैं देखो नोट्स आपको बनवाती हूँ, लेकिन मैं ये भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं चीज़ें बोल रही हूँ तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा तो तुरंत वहाँ पे नोट कर लो। क्लियर? और आपके पास में तो ऑप्शंस भी है, आप चाहो तो मुझे पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो वापस से मतलब बैकवर्ड जाके थोड़ा सा उसको पीछे करके वीडियो को फिर से देख सकते हो। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू, फाइन। सो इस तरह से जो है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जैसे जैसे नोट्स वगैरह बनाते जाओ, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते जाओ। अब एक और एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे जो हमेशा रहती है कि मैं जितना आपको पढ़ा दी हूँ उतना आप एक बार अपनी बुक से रीड करोगे। रीड कर लोगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहीं पे कोई डाउट आ रहा होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ में कोई चीज़ आपको मुझसे शेयर करनी है तो आप वो भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप बस तब तक अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो और इसी के साथ में बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, जहां पर आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, ढेर सारे लेक्चर्स मिलेंगे विद क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मैग्नेट ब्रेन्स को यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। गूगल पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को बहुत इजीली आप एक्सेस कर पाओगे, दैट इज www.magnetbrains.com। यहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे टॉपर्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स, सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट, सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत इजीली आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। आपको वीडियो को ऐसे ढूंढने वगैरह में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जस्ट क्लिक ऑन कोर्सेज, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर एंड टॉपिक एंड यू विल इजीली एक्सेस आवर वीडियोस। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताओ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।